Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CSIR नेट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। फॉर्म फिलअप भी होना स्टार्ट हो गया है। जब फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारी हमेशा की आदत है कि हम हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट करते हैं। हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का यही हाल होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उन्होंने अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध ली होंगी कि अब मैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लूं जिससे मैं हाई स्कोर कर सकूं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होंगे, अब वो एकदम से बूस्ट करने वाले होंगे अपनी प्रिपरेशन को। उनके साथ भी सेम क्वेरी कि ऐसे कौन से टॉपिक्स करके जाऊं कि जिससे मेरा जेआरएफ या एलएस क्लियर हो जाए। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार नेट का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उन्हें उन्हें भी ये क्वेरी है कि हम ऐसे कौन से टॉपिक करके जाएं कि जिससे हमारा जेआरएफ और एलएस क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, अगर जिनको आप करके जाते हैं फिजिकल साइंस एग्जाम के लिए, तो तो 90% चांस है कि आपका जेआरएफ या एलएस जो है वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये जो वीडियो है मेरे दोनों चैनल्स निंजा प्रेप आईआईटी जैम पर भी और निंजा प्रेप आईआईटी निंजा प्रेप सीएसआईआर नेट दोनों पर जाने वाला है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खासकर की जो निंजा प्रेप सीएसआईआर नेट वाला चैनल है, जिस पर नेट से रिलेटेड, गेट से रिलेटेड वीडियोस आने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस, उसके अंदर टोटल 9 सब्जेक्ट है। ये उन बच्चों के लिए है जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने अभी सिर्फ पहली बार टेस्ट के लिए पेपर देकर देखना है कि किस तरह का एग्जाम आता है। 9 सब्जेक्ट में आपका पूरा पेपर डिवाइडेड है। अगर मैं इनको टॉपिक्स में बांटूं, यानी कि एक सब्जेक्ट के अंदर कुल कितने टॉपिक हैं उसके हिसाब से मैं इनको टॉपिक्स में बांटूं, तो टोटल 9 सब्जेक्ट्स में लगभग, ये जो टोटल 9 सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें लगभग 177 टॉपिक्स आपके बनते हैं। और क्योंकि पार्ट ए में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आता है, उसके 20 टॉपिक्स में अलग से लगा लूं, तो मेजरली 200 टॉपिक्स आपके बन जाते हैं। और आपके पास दिन जो बचे हैं वो केवल 55 डेज बचे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 55 डेज बचे हैं। तो ऐसा बहुत इम्पॉसिबल सा काम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा है, बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं है कि आप इन 55 डेज के अंदर ये 200 के 200 टॉपिक कवर करके जाए, इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बहुत सारे जो प्लानिंग बताते हैं लोग, वो ये बताते हैं कि कोई भी 5 सब्जेक्ट कर जाओ। ये जो 6 का कॉम्बिनेशन बना रखा है मैंने, इसमें कोई भी 5 सब्जेक्ट कर जाओ तो आपका जेआरएफ एलएस हो सकता है। कोई भी 5 सब्जेक्ट कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम, क्लासिकल, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टैटिस्टिकल ऑप्शनल बताते हैं। इन दोनों में से कोई ऐसा कर लो, ऐसा बताया जाता है कि कोई भी 5 कर जाओ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तो भी आपका एलएस और जो जेआरएफ है वो क्लियर हो सकता है। परंतु मैं अगर कोई भी 5 कोई भी मेजर में 5 उठाता हूं, तो वो लगभग लगभग टॉपिक जो बनते हैं वो 120 टॉपिक बनते हैं। अगर मैं एक 6 टॉपिक कंसिडर कर लूं तो 138 टॉपिक्स बनते हैं। तो फिर भी क्या ये श्योरिटी है कि मेरा हो जाएगा? तो ये बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है। तो पिछले 10 साल के एनालिसिस के बेस पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं सब्जेक्ट वाइज, जिनको अगर आप करके जाते हैं तो 90% चांसेस हैं कि आपका जो जेआरएफ है या एलएस वो क्लियर हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की मैं बात करूं तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपने अपनी ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी में भी पढ़े हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने अपनी एमएससी के अंदर पढ़े हैं। क्या वो सारे टॉपिक्स करने? नहीं, वो सारे टॉपिक्स करने होते हैं, पर कब करने होते हैं? जब आप शुरुआत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि आपने साल भर प्रिपरेशन को दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने की प्रिपरेशन में 9 के 9 सब्जेक्ट पढ़ जाएंगे, तो इनको करने के लिए आपको 1 साल भी कम लग जाता है अगर आप तरीके से करें। तो ऐसे मेजर टॉपिक्स हम इसमें बात करेंगे जिनको आप करके जाते हैं, तो उनसे हमेशा पिछले 10 सालों में काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे सॉलिड स्टेट की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले एक टॉपिक होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड मूड्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड मूड्स, स्टेट्स एंड मूड्स। ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड मूड्स वाला टॉपिक है, इसमें लगभग वो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें किसी पर्टिकुलर स्टेट की डेंसिटी क्या है, उसका कौन सा मोड है, किस मोड में है वो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर आपको मिलेगा। वहां पर इसके क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। इसके ऊपर मेजर क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉलिड स्टेट की बात की जाए तो।
दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है फर्मी लेवल एंड हॉल इफेक्ट। फर्मी लेवल एंड हॉल इफेक्ट। अब हॉल इफेक्ट से तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके जो हॉल कॉफिशिएंट है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। फर्मी लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ होल पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन फर्मी लेवल से बन जाते हैं। और ज़्यादा और क्वेश्चन की कौन से बैंड में होगा या यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, तो उस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं फर्मी लेवल में। फिर अगर हम बात करें थर्ड मेजर टॉपिक, वो है सुपर कंडक्टिविटी। थर्ड मेजर टॉपिक जो है वो है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी। और इसके बाद फोर्थ जो टॉपिक है वो यहाँ से है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो अगर बात की जाए ये चार टॉपिक्स, अगर सॉलिड स्टेट के अंदर आप चार टॉपिक्स करके जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% से ज़्यादा होती है। इन चार टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ से क्वेश्चन आने की वो 90% से ज़्यादा होती है। मैंने आपको दिखाया है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स है 14। मैं आपको कह रहा हूँ केवल 4 टॉपिक्स करके जाओ जिसमें से आपके 90% क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यही एग्जाम स्ट्रेटेजी होती है कि सारा नहीं करना होता। सारा तब कर सकते हो जब आपने शुरुआत से या बहुत टाइम से आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी पॉसिबल नहीं। तो ये तो बात हुई किसकी, सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, दैट इज न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पार्ट सी के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर पार्ट सी के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं। सबसे पहले एक मॉडल होता है लिक्विड मॉडल, है ना, लिक्विड मॉडल। और एक होता है शेल मॉडल, एक होता है शेल मॉडल। अगर इन दोनों मॉडल्स में से बात की जाए कि ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं शेल मॉडल से। अगर इन दोनों में से भी मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो शेल मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड मॉडल। शेल मॉडल से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर एक टॉपिक होता है न्यूक्लियर काइनेमेटिक्स। न्यूक्लियर काइनेमेटिक्स, न्यूक्लियर काइनेमेटिक्स। और एक टॉपिक होता है कंजर्वेशन लॉस। कंजर्वेशन लॉस, ये कंजर्वेशन लॉज जो है जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये पार्ट सी में ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं, पार्ट सी। और ये वाला पार्ट भी पार्ट सी में ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। इन दोनों पार्ट सी में कंफर्म है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है कि पार्ट सी में 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो यहां से आप ये 2 टॉपिक करके जाते हैं तो आपके बल्ले बल्ले हो सकती है, आपके मजे हो सकते हैं एग्जाम के। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी जो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स है मैंने आपको 14 बताए, जिसमें से भी मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये 4 टॉपिक करो। अब क्या स्ट्रेटेजी रहती है, कौन से टॉपिक किस दिन करने हैं, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल केवल हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। अभी तक भी अपने पेन पेंसिल नहीं निकाले, अपने जो पेन पेपर है नहीं निकाले, टॉपिक्स को स्पेसिफाई करना चालू नहीं किया है तो अब करना चालू कर दो, कुछ भी मत पढ़ा करो। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में अगर हम बात करें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले एलएस एंड जेजे कपलिंग। एलएस एंड जेजे कपलिंग, एलएस एंड जेजे कपलिंग। और फिर एक टॉपिक आता है आपका वेक्टर एटम मॉडल। वेक्टर एटम मॉडल, इन दोनों में से भी मुझे कहा जाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों में से ये है, एलएस एंड जेजे कपलिंग। इन दोनों में से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस एलएस एंड जेजे कपलिंग से होते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट का, वो है लेजर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट का। अगर आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस में लेजर से अगर आप ज्यादा क्वेश्चन करके जाते हैं, लेजर को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर एक और टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, जीमान एंड एटम एनामोलस जीमान इफेक्ट। जीमान एंड एनामोलस जीमान इफेक्ट, एनामोलस जीमान इफेक्ट, जीमान एंड एनामोलस जीमान इफेक्ट। इस टॉपिक को भी अगर आप करके जाते हैं तो मैं बात करूं वेक्टर मॉडल की और जीमान एनामोलस की, तो यहां से लगभग सेम प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि 60 to 70% प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की। ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की वो इन दोनों टॉपिक्स, 90% जो प्रोबेबिलिटी होती है एटॉमिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो या तो एलएस एंड जेजे कपलिंग से पूछा जाएगा या वो पूछा जाएगा कहां से, लेजर।
फिर उसके बाद बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स 2 से 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। एक वो फिजिक्स जो आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ी थी या आपने बीएससी में भी पढ़ी, एक वो फिजिक्स जो आपने एमएससी के अंदर पढ़ा है क्लासिकल मैकेनिक्स में, और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से ये सब्जेक्ट बन रहा है। सबसे पहले जो आपकी बेसिक फिजिक्स है उसकी बात कर लें, तो बेसिक फिजिक्स में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ना है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स बेसिक फिजिक्स में अगर आपको कुछ पढ़ना है या आपसे कहा जाए कि ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लीजिए, तो काइनामेटिक्स के क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा निकाल लीजिए। थ्योरी वगैरह पढ़ने की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, सीधे क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उनको करना सॉल्व कर दो, आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर हम बात करें सेकंड, तो सेकंड है ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स, ये दोनों जो है ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, पर मैंने इनको कंबाइंड करके लिखा है। क्यों कंबाइंड करके लिखा है? क्योंकि यहाँ दोनों में जो थ्योरी है लगभग सेम चलती है। अगर आपको सेंट्रल फोर्स समझ में आता है तो आपको ग्रेविटेशन इजीली समझ में आ जाएगा। ग्रेविटेशन और सेंट्रल फोर्स एक दूसरे से लिंक है। अगर इन दोनों टॉपिक्स में से भी ये कहा जाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सेंट्रल फोर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल फोर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर अगर हम बात करें थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करें, तो कॉलिजन एंड इम्पल्स। कॉलिजन एंड इम्पल्स, कॉलिजन एंड इम्पल्स, ठीक। फिर फोर्थ टॉपिक की बात करें, लग्रेंजियन डायनामिक्स। लग्रेंजियन डायनामिक्स और हैमिल्टोनियन डायनामिक्स। हैमिल्टोनियन डायनामिक्स, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है। इसके जो क्वेश्चन के पैटर्न है वो फिक्स है, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इन दोनों टॉपिक्स की बात की जाए, लग्रेंजियन डायनामिक्स और हैमिल्टोनियन डायनामिक्स, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, उनके ऊपर फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। 2 से 3 बार करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी चल रही है, और बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे। फिर अगर बात करें फेज ट्रांजिशन, फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ सकता है, तो इसको आप देख लेना। ये टिपिकल पड़ सकता है, इसको आप देख लेना, करना चाहते हो नहीं करना चाहते, इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर बात करें अगर स्मॉल ऑसिलेशंस एंड रिलेटिविटी काइनेमेटिक्स। रिलेटिविटी काइनेमेटिक्स, तो अगर इनमें भी मेजर, इतने सारे टॉपिक्स में से भी अगर मेजर टॉपिक बोलूं तो एक, और फिर ये लग्रेंजियन डायनामिक्स एंड हैमिल्टोनियन डायनामिक्स, उसके बाद स्मॉल ऑसिलेशन एंड रिलेटिविटी काइनेमेटिक्स। रिलेटिविटी काइनेमेटिक्स थ्योरी जो है वो क्या है, एसटीआर का टॉपिक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये गारंटी है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स इतनी ज्यादा टफ नहीं है। लग्रेंजियन डायनामिक्स, हैमिल्टोनियन डायनामिक्स पे 2 दिन अच्छे से काम करोगे तो अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है क्वेश्चंस करने का। पीवाईक्यूज उठा लो गेट के और सीएसआईआर नेट के ना, जैम में तो आती नहीं है, आईआईटी जैम में ये, तो सीएसआईआर नेट के और गेट के पीवाईक्यूज उठा लो, उनको ही कर लो, कम से कम 2-2 बार कर लो, अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ये मेजर जो है इनको क्लियर करने के बाद फिर वो बाकी के जो बजट टॉपिक है उनको आप करते रहना, वो इजीली कवर हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। तो पहला टॉपिक है केटीजी, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहां से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 50 to 60% रहती है। फिर अगर सेकंड टॉपिक की बात की जाए तो जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ। फिर अगर थर्ड नंबर पे बात की जाए तो सेकंड लॉ एंड एंट्रोपी, सेकंड लॉ एंड एंट्रोपी। यहां से जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो 90% रहते हैं, 90% चांसेस यहां से रहते हैं। फिर फोर्थ टॉपिक, पोटेंशियल एंड मैक्सवेल इक्वेशन, पोटेंशियल एंड मैक्सवेल इक्वेशन। पोटेंशियल का मतलब है कि जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है उसकी बात कर रहा हूं, मैक्सवेल इक्वेशन। फिर प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वॉक, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वॉक। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वॉक। उसके बाद यदि बात की जाए एंसेंबल एंड पार्टिशल फंक्शन,
ensemble and partition function, ensemble and partition function, Ising model and quantum gases, Ising model and quantum gases। अब इनमें से भी अगर आपको मेजरली किसी चीज पे फोकस करना है, मेजर आपको फोकस करना है, वो एक तो आपको फोकस करना है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड एंट्रोपी। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे एनसेम्बल एंड पार्टीशन फंक्शन, एनसेम्बल एंड पार्टीशन फंक्शंस, और उसके बाद पोटेंशियल एंड मैक्सवेल इक्वेशन। ये चार जब आपके हो जाए, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ ऑफ एंट्रोपी, पोटेंशियल एंड मैक्सवेल इक्वेशन, एनसेम्बल एंड पार्टीशन फंक्शन, ये जब चार आपके हो जाए, देन उसके बाद आप फोकस करना किसके ऊपर, केटीजी, प्रोबेबिलिटी एंड आइजनिंग मॉडल। मतलब ये जो चार हैं जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, इनके क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा बार लगाने, 2 से 3 बार लगाने, देन उसके बाद ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस करना। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, या जिसको आप ईएमटी कहते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, काफी सारे टॉपिक्स इसमें हो जाते हैं। अगर आपने देखा हो तो 32 टॉपिक्स अकेला ये सब्जेक्ट कवर करता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो पूरा सब्जेक्ट करा जाए तो उसमें ही 2 महीने लग जाएंगे, और किसी ने अगर स्टार्ट ही किया है सब्जेक्ट, मतलब उठाने वाला है सब्जेक्ट, तो फिर बहुत भारी काम हो। क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी हम बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मल्टीपोल एक्सपेंशन, मल्टीपोल एक्सपेंशन, मल्टीपोल एक्सपेंशन और इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर अगर हम बात करें सेकंड, सेकंड है कूलम्स लॉ एंड गाउस लॉ, कूलम लॉ एंड गाउस लॉ, कूलम लॉ एंड गाउस लॉ। थर्ड अगर हम बात करें तो बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ। फोर्थ अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। फिफ्थ अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स, इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इंटरफेरेंस ऑफ ईएम वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ ईएम वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ ईएम वेव्स। फिर अगर हम बात करें एट्थ टॉपिक की, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो रेडिएशन। फिर अगर हम बात करें तो गॉज ट्रांसफॉर्म, गॉज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ये इतने सारे टॉपिक मैंने यहीं से निकाल दिए। अब इसमें से भी मेजरली फोकस किसको करना है, मेजरली आपको ध्यान किसको देना है, तो सबसे पहले जो मेजरली आपको फोकस करना है वो करना है मल्टीपोल एक्सपेंशन, मल्टीपोल एक्सपेंशन आपको फोकस करना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन उसके बाद बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर। देन उसके बाद रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इंटरफेरेंस ऑफ ईएम वेव। तो ये टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 11 टॉपिक मैंने बताए, इसमें से भी ये 7 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा निकालने हैं। देन उसके बाद ये रिमेनिंग टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं इनको करना। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पहले आप उनके ऊपर फोकस करो जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद उन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन फोकस करो जहां से कम है, ताकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं पर हमें ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करनी है जिससे हम मेजर जो पार्ट है उसको कवर कर पाएं और एग्जाम के अंदर ज़्यादा स्कोर कर पाएं। सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे उससे कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, मेन काम ये है कि हम एग्जाम निकालें। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो कि है मैथमेटिकल फिजिक्स, तो मैथमेटिकल फिजिक्स वही जो आपने आईआईटी जैम के टाइम पे पढ़ा होगा उसको कर जाओ तो मोर देन सफिशिएंट है। फिर 1-2 टॉपिक और एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं, जैसे कि एक अगर आप करो वेक्टर एलजेब्रा, वेक्टर एलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस, एंड वेक्टर कैलकुलस।
वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। दूसरा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कंप्लीट करना है, मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स। फिर अगर हम बात करें थर्ड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ, स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल फंक्शन। फिर फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पूरा पढ़ना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिक्स पॉइंट नंबर पे बात करें तो ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड एंड सिम्पसन रूल, सिम्पसन रूल, ट्रेपेजॉइड एंड सिम्पसन रूल। ये टॉपिक्स में से भी, ये 6 टॉपिक बताए मैंने आपको, इसमें से भी अगर आप सबसे ज़्यादा फोकस आपको रखना है तो वो रखना है कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स के बाद मैट्रिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है, उसके बाद स्पेशल फंक्शन और उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा। तो ये 4 टॉपिक पहले कवर करेंगे आप, देन उसके बाद ये बाकी के जो 2 टॉपिक हैं इसको कवर करना चाहो तो फोरियर एनालिसिस और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो, पर टाइम बचे तो पहले ये टॉपिक आपके कवर हो जाने चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में अगर आपको जो टॉपिक्स करने हैं, उन्हें को यहाँ पर भी बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं, लगभग 15 टॉपिक बनते हैं, पर आपको जो करना है वो एक करना है बीजेटी। बीजेटी का मतलब कंप्लीट, बीजेटी की जो कनेक्शंस हैं, बाइसिंग है, वो सारा कंप्लीट है ना। सेकंड, फिर अगर हम बात करें तो सेकंड आपको करना है सेमीकंडक्टर थ्योरी, सेमीकंडक्टर थ्योरी। सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर के जो कनेक्शंस होते हैं, एनपी पीएन, इसके जितने भी मोबिलिटी के फॉर्मूला बनते हैं और जो इसमें जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की कंडीशंस बनती है, टेम्परेचर के ऊपर रिलेटिव जो बनता है, वो सारे आपको फॉर्मूला इसमें कवर करने हैं। फिर थर्ड अगर हम बात करें तो इसमें ओपन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीजेटी इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पे तो फोर्थ नंबर पर प्रिसीजन, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एनालिसिस, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एंड एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फिफ्थ नंबर पर तो फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर एंड रजिस्टर्स, एंड काउंटर एंड रजिस्टर, काउंटर एंड रजिस्टर्स। फिर बात करें सिक्स नंबर पर तो ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल एंड बेसिक गेट्स, ट्रुथ टेबल एंड बेसिक गेट्स। इनमें से भी मेजर इंपॉर्टेंट कौन से हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है? तो हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। बीजेटी, इसके अंदर सारा कंप्लीट होगा, बीजेटी के कनेक्शन और उसकी बाइसिंग पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप एंड काउंटर एंड रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर एंड रजिस्टर्स, ये करना है। एंड ट्रुथ टेबल एंड बेसिक गेट्स, ये मेरे हिसाब से आप इजीली कर सकते हैं। ये 4 पहले कवर करने के बाद उसके बाद ये बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो कर लेना। और फिर भी अगर इच्छा हो तो वो कर लेना, जीना डायोड और जो एफईटी वगैरह वो करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो इतना टाइम मेरे हिसाब से मिलेगा नहीं, ये ही कर जाओ वो बहुत है। फिर अगर उसके बाद हम बात करें लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट बच रहा है, क्वांटम। क्वांटम के अंदर आपको क्या करके जाना है? तो क्वांटम के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर एंड ऑपरेटर, कम्यूटेटर एंड ऑपरेटर। सेकंड नंबर पर वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। थर्ड नंबर पर आपको जो टॉपिक करना है वो करना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ नंबर पर जो आपको टॉपिक कवर करना है वो करना है पाउली मैट्रिक्स, पाउली मैट्रिक्स। फिफ्थ नंबर पर बात करें तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। फिर अगर हम बात करें टाइम डिपेंडेंट, सिक्स नंबर पर टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट नॉन डीजनरेट परटर्बेशन, नॉन डीजनरेट परटर्बेशन, नॉन डीजनरेट परटर्बेशन। फिर अगर हम एट्थ नंबर पर बात करें तो डब्ल्यू के बी, डब्ल्यू बी के अप्रोक्सीमेशन,
और 9th नंबर पर अगर हम बात करें तो वेरिएशन प्रिंसिपल। वेरिएशन, अब इनमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? तो इनमें से भी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला आपको कम्यूटेटर एंड ऑपरेटर, फिर वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हाइड्रोजन एटम, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, और उसके बाद वेरिएशन प्रिंसिपल। ये 9 टॉपिक्स में से 1 2 3 4 5 6, ये 6 पहले कंप्लीट करने हैं, देन बाकी बचे हुए टॉपिक करने हैं, और फिर उसके बाद बाकी करना चाहो तो वो आपकी श्रद्धा है, इतना आपको करना है। तो ये कुल मिलाकर अगर मैं काउंट करूं तो 50 से 60 ही टॉपिक बनते हैं। तो इसमें से भी जो येलो कलर में या जो मैंने बॉक्स में बंद किए हैं, इनको करके जाओगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उनको काउंट करते हो तो 40 से 50 बनते हैं। इसके साथ आपको जो पार्ट ए है, यानी कि जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, वो करना ही करना। इन टॉपिक्स पे अगर आप अगले 50 से 55 दिन फोकस करोगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस निकालोगे, तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर करने वाले हो नेट के एग्जाम के अंदर। और जो एलएस है, मेरे हिसाब से उतना तो अगर आपने पहले प्रिपरेशन की हुई है, पहले मतलब पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या 6 महीने से या उसके पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका एलएस जेआरएफ निकल जाएगा अगर इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाते हो। और जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है और वो ये टॉपिक्स में से आधे टॉपिक भी करके जाता है, तो अच्छा खासा वो स्कोर करेगा। दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में वो डेफिनेटली इन टॉपिक्स पे और फोकस करके उसको निकाल सकता है। तो इट इज ऑल अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CSIR नेट फिजिकल साइंस एग्जामिनेशन। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, ये जो वीडियो है मेरे दोनों चैनल्स, निंजा प्रेप IIT जैम और निंजा प्रेप CSIR नेट, दोनों चैनल्स पर आने वाला है। तो जिन्होंने भी निंजा प्रेप CSIR नेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेट से रिलेटेड और गेट और जेस्ट एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आएंगी मेरे थ्रू, वो आपको CSIR नेट वाले चैनल पर ही। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।